कल्पना कीजिए कि किसी दिन कोई व्यक्ति आपके सामने बैठकर आपसे केवल एक सवाल पूछे, यदि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ 4000 सप्ताह की है, तो क्या तुम आज भी उसी तरह जियोगे जैसे अभी जी रहे हो? पहली नजर में ये संख्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब इसे वर्षों में बदलते हैं तो ये लगभग 80 साल होती है। यही इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली विचार है। लेखक ओलिवर बर्कमैन शुरुआत में ही हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि ये भ्रम है कि हमारे पास बहुत समय है। इसी भ्रम के कारण हम जीवन को जीने के बजाय लगातार उसकी तैयारी करते रहते हैं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, अभी बहुत काम है, बाद में आराम करूंगा, अभी पैसे कमा लूं, फिर परिवार को समय दूंगा, अभी संघर्ष कर लेता हूं, बाद में जीवन का आनंद लूंगा। लेकिन वो बाद में कभी आता ही नहीं। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। एक जिम्मेदारी खत्म होती है तो 3 नई पैदा हो जाती है। धीरे धीरे पूरा जीवन तैयारी में निकल जाता है, जबकि असली जीवन कहीं शुरू ही नहीं होता। लेखक कहते हैं कि प्राचीन यूनान से लेकर आज तक लगभग हर दार्शनिक ने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई एक ही मानी है। हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन हमारी इच्छाएं लगभग अनंत है। हमारा मन हजारों योजनाएं बनाता है, सैकड़ों सपने देखता है, अनगिनत लक्ष्य तय करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे पास उन्हें पूरा करने के लिए सीमित सप्ताह ही है। यही संघर्ष इंसान की बेचैनी की जड़ है। यही लेखक आधुनिक टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी पर सवाल उठाते हैं। आज बाजार में सैकड़ों किताबें, हजारों वीडियो और लाखों सलाहें मौजूद हैं। कोई कहता है सुबह 5 बजे उठो, कोई कहता है दिन को 15 मिनट के हिस्सों में बांटो, कोई कहता है हर रविवार पूरे सप्ताह का खाना बना लो, कोई कहता है एक विशेष ऐप डाउनलोड करो। इन सब का वादा एक ही है, तुम अपने सारे काम पूरे कर लोगे। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या सचमुच ऐसा कभी हुआ है? क्या किसी ने ऐसा दिन देखा है जब उसकी टू डू लिस्ट पूरी तरह खाली हो गई हो और अब उसे किसी बात की चिंता न हो? उत्तर लगभग हमेशा नहीं होता है। आज का इंसान लगातार व्यस्त है। ईमेल बढ़ते जा रहे हैं, मीटिंग्स बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन रुकते नहीं, सोशल मीडिया हमारा ध्यान खींचता रहता है। हर व्यक्ति कहता है कि उसके पास समय नहीं है। मजेदार बात यह है कि तकनीक ने हमारे जीवन को पहले से कहीं आसान बना दिया है। हमारे पास माइक्रोवेव है, इंटरनेट है, ऑनलाइन बैंकिंग है, तेज गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है। सिद्धांत के अनुसार तो हमें पहले से अधिक खाली समय मिलना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। जितनी तकनीक बढ़ी, उतनी ही हमारी व्यस्तता भी बढ़ती चली गई। सोचिए, पहले किसी रिश्तेदार की चिट्ठी आने में 5 दिन लग जाते थे और लोग धैर्य से इंतजार कर लेते थे। आज यदि कोई वेबसाइट 10 सेकंड देर से खुले तो हमें गुस्सा आने लगता है। पहले खाना पकने में 2 घंटे लगते थे और वो सामान्य बात थी। आज माइक्रोवेव में 2 मिनट भी लंबे लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि समय तेज हो गया है, बदला है हमारा मन। जितनी सुविधा बढ़ी, उतनी ही हमारी अधीरता भी बढ़ गई। लेखक कहते हैं कि हम समय बचाते नहीं, बल्कि हर बचाए हुए मिनट को नए कामों से भर देते हैं। इसलिए समय कभी पर्याप्त महसूस नहीं होता। लेखक अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि वे स्वयं वर्षों तक प्रोडक्टिविटी के दीवाने रहे। उन्होंने नई नई तकनीकें अपनाई, महंगी डायरी खरीदी, अलग अलग योजनाएं बनाई, हर दिन का समय मिनटों में बांटा और यह विश्वास रखा कि बस एक सही सिस्टम मिल जाए, फिर जीवन पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। कुछ दिनों तक हर नई तकनीक उन्हें उत्साहित करती थी। लगता था कि अब तनाव समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वही बेचैनी लौट आती थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समस्या तकनीक की नहीं थी, समस्या लक्ष्य की थी। वे एक असंभव लक्ष्य के पीछे भाग रहे थे, जीवन पर पूर्ण नियंत्रण। वे चाहते थे कि ऐसा दिन आए जब सारे काम पूरे हो जाए, कोई अधूरापन न रहे, भविष्य की कोई चिंता न हो। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा।
ये समझ उनके लिए हार नहीं, बल्कि आजादी बन गई। क्योंकि जिस दिन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ कभी पूरा नहीं होगा, उसी दिन उन्होंने स्वयं को लगातार असफल समझना भी छोड़ दिया। अब लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हमारे भीतर केवल अधिक काम करने की इच्छा नहीं होती, उसके पीछे एक छिपा हुआ डर भी होता है। हमें लगता है कि यदि हमने पर्याप्त काम कर लिया तो शायद भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, शायद लोग हमें स्वीकार कर लेंगे, शायद हमें कठिन निर्णय नहीं लेने पड़ेंगे, शायद जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन ये केवल एक मानसिक भ्रम है। इसी कारण बहुत से लोग जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय टालते रहते हैं। कोई कहता है कि पहले करियर पूरी तरह स्थिर हो जाए, फिर विवाह करूंगा। कोई कहता है कि पहले बहुत पैसा जमा हो जाए, फिर परिवार शुरू करूंगा। कोई कहता है कि पहले आत्मविश्वास आ जाए, फिर अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। लेखक स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे भी लंबे समय तक यही करते रहे। उन्हें लगता था कि पहले वे स्वयं को पूरी तरह व्यवस्थित बना लें, फिर जीवन के बड़े निर्णय लेंगे। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी पूर्ण तैयारी के बाद नहीं लिए जाते। वे हमेशा थोड़े डर, थोड़ी अनिश्चितता और थोड़ी असुविधा के साथ ही लिए जाते हैं। यहीं से पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सामने आने लगता है। समय की वास्तविक समस्या ये नहीं कि हमारे पास केवल 4000 सप्ताह है। वास्तविक समस्या ये है कि हम इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। हम ऐसे जीते हैं जैसे हर अवसर हमारे लिए खुला रहेगा, हर सपना कभी न कभी पूरा हो जाएगा और हर अधूरा काम भविष्य में पूरा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जीवन सीमित है, इसलिए चुनाव भी कठिन है। हर क्षण के साथ कई ना अपने आप जुड़ी होती है और शायद पहली बार यही स्वीकार करना समय को नियंत्रित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब इंसान पहली बार यह स्वीकार कर लेता है कि उसका समय सीमित है, तभी उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है। अब इस सीमित समय का उपयोग कैसे किया जाए? अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि इसका उत्तर है और अधिक कुशल बन जाना। लेकिन लेखक कहते हैं कि यहीं से हमारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। हम मान लेते हैं कि यदि हम थोड़ा और तेज काम करेंगे, थोड़ा और संगठित हो जाएंगे और थोड़ी और मेहनत करेंगे, तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। लेखक हमें कई सौ वर्ष पीछे ले जाते हैं, उस समय जब घड़ियां नहीं थी और लोगों का जीवन कैलेंडर या टाइम टेबल से नहीं चलता था। कल्पना कीजिए कि आप मध्यकाल के एक किसान हैं। आपका दिन सूरज निकलने पर शुरू होता है और अंधेरा होने पर समाप्त। गाय को तब दुहा जाता है जब उसे दुहने की आवश्यकता होती है। खेत की कटाई तब होती है जब फसल तैयार होती है। किसी काम को केवल इसलिए जल्दी नहीं किया जाता क्योंकि घड़ी कह रही है कि समय निकल रहा है। उस समय लोग समय को अलग वस्तु की तरह नहीं देखते थे, बल्कि जीवन का हिस्सा मानते थे। आज ये बात हमें अजीब लग सकती है क्योंकि हम बचपन से ही घड़ी देखकर जीना सीखते हैं। सुबह कितने बजे उठना है, स्कूल कितने बजे जाना है, ऑफिस कितने बजे पहुंचना है, खाना कितने बजे खाना है, छुट्टी कितने बजे होगी। पूरा जीवन समय के खानों में बंटा हुआ है। धीरे धीरे हमारे भीतर ये भावना पैदा हो जाती है कि समय कोई ऐसी चीज है जिसे बचाया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सोच हमारी बेचैनी की जड़ बन जाती है। जरा अपने मन को देखिए। यदि कोई आपसे पूछे कि पिछले एक वर्ष में आपने क्या हासिल किया, तो संभव है कि आपके मन में तुरंत कोई अदृश्य टाइमलाइन बन जाए। आप महीनों की तुलना करने लगेंगे, सोचेंगे कि जनवरी में क्या किया, जून तक कहां पहुंचे, दिसंबर तक कितना हासिल हुआ। यानी हम अपने वास्तविक जीवन को एक काल्पनिक पैमाने से मापने लगते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा लगता है कि हम पीछे चल रहे हैं। मध्यकालीन किसान के साथ ऐसा नहीं था। उसके लिए जीवन किसी सूची को पूरा करने का नाम नहीं था। उसका काम कभी समाप्त नहीं होता था। हर दिन फिर से खेत जोतना था, फिर से पशुओं की देखभाल करनी थी,
फिर से मौसम का इंतजार करना था। इसलिए वो किसी ऐसे भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करता था जब सारे काम समाप्त हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि खेती की तरह जीवन भी कभी पूरी तरह समाप्त होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। हमेशा कुछ नया करना बाकी रहेगा। इसलिए जब सब काम पूरे हो जाएंगे तब आराम करूंगा जैसी सोच वास्तव में एक भ्रम है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि घड़ी का आविष्कार मानव सभ्यता के लिए बहुत उपयोगी था। बड़े समाज, उद्योग, व्यापार और कारखानों को चलाने के लिए समय का मापना आवश्यक था। लेकिन इसके साथ एक मानसिक परिवर्तन भी आया। अब समय केवल जीवन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि एक संसाधन बन गया। औद्योगिक क्रांति के दौरान लोगों को उनके काम के अनुसार नहीं, बल्कि घंटों के अनुसार भुगतान मिलने लगा। फैक्ट्री मालिक चाहते थे कि हर घंटे से अधिकतम काम निकल सके। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने यही सोच अपना ली कि समय भी पैसे की तरह है, जितना अधिक बचाओगे उतना अधिक सफल बनोगे। यहीं से आधुनिक तनाव की शुरुआत हुई। अब यदि कोई व्यक्ति कुछ देर आराम करे तो उसे अपराध बोध होने लगता है। यदि किसी दिन काम कम हो जाए तो लगता है कि समय बर्बाद हो गया। यदि किसी रविवार को पूरा दिन परिवार के साथ बीत जाए तो शाम को मन कहता है कि आज कुछ उपयोगी नहीं किया। लेखक कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने समय को जीवन से अलग कर दिया है। अब हम जीने के बजाय समय का हिसाब रखने लगे हैं। यही मानसिकता हमें मल्टीटास्किंग की ओर भी धकेलती है। खाना खाते समय मोबाइल देखना, टीवी देखते हुए ईमेल करना, परिवार के साथ बैठे हुए भी ऑफिस के संदेश पढ़ना। हमें लगता है कि हम एक साथ 2 काम करके समय बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम किसी भी काम में पूरी तरह उपस्थित नहीं रहते। हमारा ध्यान लगातार बंटा रहता है। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे हम भविष्य की चिंता में जीते हैं, वर्तमान का अनुभव कम होता जाता है। इसके बाद लेखक अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना बताते हैं। वे स्वयं वर्षों तक उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग करते रहे। कभी पूरे दिन को 15 मिनट के हिस्सों में बांट दिया, कभी पोमोडोरो तकनीक अपनाई जिसमें 25 मिनट काम और 5 मिनट आराम किया जाता है। कभी कामों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा। हर नई तकनीक उन्हें कुछ दिनों के लिए ये विश्वास दिलाती थी कि अब जीवन पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वे पहले से अधिक तनाव महसूस करने लगते। एक सर्द सुबह पार्क की बेंच पर बैठे हुए उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वो अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसा कोई दिन कभी नहीं आएगा जब वे हर जिम्मेदारी पूरी कर देंगे, हर ईमेल का उत्तर दे देंगे, हर अधूरा काम समाप्त हो जाएगा और फिर वे निश्चिंत होकर जीवन का आनंद लेंगे। ये समझ उनके लिए एक झटका भी थी और एक राहत भी, क्योंकि जिस असंभव लक्ष्य का पीछा वे वर्षों से कर रहे थे, उसे छोड़ते ही उनके भीतर का बोझ हल्का होने लगा। लेकिन लेखक यही नहीं रुकते। वे कहते हैं कि हमारी उत्पादकता की भूख के पीछे केवल काम पूरा करने की इच्छा नहीं होती, बल्कि नियंत्रण पाने की इच्छा छिपी होती है। हम चाहते हैं कि यदि हम पर्याप्त संगठित हो जाएं, तो भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। हमें कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन जीवन कभी इतना नियंत्रित नहीं हो सकता। यही कारण है कि जितना अधिक हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक तनाव बढ़ता जाता है। लेखक स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं लंबे समय तक जीवन के बड़े निर्णयों से बचते रहे। उन्हें लगता था कि पहले वे पूरी तरह तैयार हो जाएं, फिर रिश्तों, परिवार और भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ नहीं लिए जाते। उनमें हमेशा अनिश्चितता होती है। साहस का अर्थ डर का समाप्त होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना है। यही स्वीकार्यता धीरे धीरे हमें समय से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सिखाती है। लेखक अब हमें एक ऐसे सत्य के सामने खड़ा करते हैं जिसे हम में से अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि सीमाओं को स्वीकार न कर पाना है।
हम चाहते हैं कि हर अवसर हमारे लिए खुला रहे। हम कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे बाकी रास्ते बंद हो जाए। लेकिन जीवन का नियम बिल्कुल अलग है। हर बार जब हम किसी एक दिशा को चुनते हैं, उसी क्षण अनगिनत दूसरी दिशाओं को छोड़ भी देते हैं। यही सीमित जीवन की वास्तविकता है। जरा सोचिए, यदि कोई विद्यार्थी एक साथ डॉक्टर भी बनना चाहे, अभिनेता भी, यूट्यूबर भी, व्यवसायी भी और सरकारी अधिकारी भी, तो क्या वह इनमें से किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट बन पाएगा? शायद नहीं। जीवन की गहराई केवल तब मिलती है जब हम किसी एक दिशा में पूरी निष्ठा से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए बाकी विकल्पों को छोड़ने का साहस चाहिए। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग इसी साहस से बचते रहते हैं। आज की दुनिया में इसे एफोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। ये डर कि कहीं हम कोई बेहतर अवसर न खो दें। यही कारण है कि लोग बार बार करियर बदलते हैं, रिश्तों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते, हर नई चीज सीखना चाहते हैं और अंत में किसी भी क्षेत्र में गहराई विकसित नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि सच तो यह है कि कुछ न कुछ छूटना निश्चित है। वास्तव में लगभग सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन यही कोई समस्या नहीं है। यही तो जीवन को अर्थ देता है, क्योंकि जब आप किसी एक चीज को चुनते हैं, तभी वो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण बनती है। चलिए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो हमेशा विकल्प खुले रखे, किसी शहर में स्थायी रूप से न बसे, किसी रिश्ते में पूरी तरह न जुड़े, किसी व्यवसाय में पूरा निवेश न करे। दूसरा रास्ता है कि वो सोच समझकर एक निर्णय ले और फिर उसी पर टिक जाए। पहले व्यक्ति को शुरुआत में अधिक स्वतंत्रता महसूस होगी, लेकिन वर्षों बाद वही व्यक्ति महसूस करेगा कि उसने किसी भी दिशा में गहरी जड़ें नहीं बनाई। जबकि दूसरे व्यक्ति ने बहुत से अवसर छोड़े, लेकिन उसी त्याग ने उसके जीवन में स्थिरता, गहराई और अर्थ पैदा किया। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर प्रतिबद्धता को बंधन समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। विवाह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति विवाह करता है, तो वो केवल एक साथी नहीं चुनता, वो दुनिया के करोड़ों संभावित रिश्तों को भी छोड़ देता है। यदि वो हर समय ये सोचता रहे कि शायद भविष्य में कोई और बेहतर व्यक्ति मिल जाए, तो वो कभी अपने वर्तमान रिश्ते में पूरी तरह उपस्थित नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रतिबद्धता हमारी स्वतंत्रता समाप्त नहीं करती, बल्कि उसे दिशा देती है। यही सिद्धांत करियर, व्यवसाय और रचनात्मक कार्यों पर भी लागू होता है। यदि कोई लेखक हर महीने नई किताब शुरू करे, लेकिन किसी एक को पूरा न करे, तो वो जीवन भर लेखक बनने की तैयारी ही करता रहेगा। यदि कोई उद्यमी हर सप्ताह नया व्यापारिक विचार बदलता रहे, तो कोई भी व्यवसाय सफल नहीं होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि महान उपलब्धियां उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने बहुत सारे अवसरों को छोड़कर कुछ चुनिंदा कार्यों पर पूरी ऊर्जा लगाई। अब लेखक एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि हम केवल समय की सीमाओं से नहीं भागते, बल्कि जीवन की लगभग हर सीमा से भागते हैं। हमें असफलता स्वीकार नहीं है, बीमारी स्वीकार नहीं है, बुढ़ापा स्वीकार नहीं है, मृत्यु तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। लेकिन जितना अधिक हम इन सच्चाइयों से बचते हैं, उतना ही अधिक भय हमारे भीतर बढ़ता जाता है। समय के साथ भी यही होता है। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे पास सीमित सप्ताह है। इसलिए हम ऐसी योजनाएं बनाते हैं मानो सब कुछ कभी न कभी पूरा हो जाएगा। लेखक स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं भी लंबे समय तक काम में डूबे रहें, क्योंकि व्यस्त रहना उन्हें अपने जीवन के कठिन प्रश्नों से बचाए रखता था। यदि वे लगातार नई योजनाएं बनाते रहें, नए प्रोजेक्ट शुरू करते रहें और अधिक काम करते रहें, तो उन्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वे वास्तव में किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये सारी व्यस्तता केवल एक प्रकार का बचाव था। वे समय को नियंत्रित नहीं कर रहे थे, बल्कि समय के डर से भाग रहे थे। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि अधिकतर समय प्रबंधन तकनीकें असफल हो जाती है। वे हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हम थोड़ा और संगठित हो जाएं, तो सब कुछ संभाल लेंगे।
लेकिन इससे केवल हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे हमें लगता है कि हम अधिक काम कर सकते हैं, हम अपने ऊपर और अधिक काम लाद लेते हैं। परिणाम ये होता है कि तनाव पहले से भी अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद लेखक एक व्यावहारिक सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हर सुबह उठकर ये उम्मीद मत कीजिए कि आज आप अपनी पूरी सूची समाप्त कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बजाय पहले से स्वीकार कर लीजिए कि आज भी कुछ काम अधूरे रहेंगे। कुछ ईमेल का उत्तर नहीं दिया जाएगा, कुछ लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, कुछ अवसर छूट जाएंगे, और ये पूरी तरह सामान्य है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तभी अपराध बोध कम होने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य हर अवसर पकड़ना नहीं, बल्कि सही अवसर चुनना है। दुनिया आपको हर दिन नई संभावनाएं दिखाएगी। कोई नया कोर्स, कोई नया व्यवसाय, कोई नई नौकरी, कोई नया निवेश, कोई नया लक्ष्य। यदि आप हर दिशा में भागेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन यदि आपने सोच समझकर कुछ चुन लिया और बाकी चीजों को शांति से जाने दिया, तो आपके भीतर पहली बार स्थिरता आएगी। यहीं से लेखक दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां वे बताते हैं कि केवल अधिक कुशल बन जाना भी समाधान नहीं है। पहली नजर में दक्षता बहुत आकर्षक लगती है। हमें लगता है कि यदि हम किसी काम को आधे समय में पूरा कर लें, तो बाकी समय हमारे पास बच जाएगा। लेकिन वास्तविक जीवन में अक्सर इसका उल्टा होता है। जैसे ही हम किसी काम में तेज हो जाते हैं, दुनिया हमें और अधिक काम सौंपने लगती है। लेखक इसी विरोधाभास को द एफिशिएंसी ट्रैप यानी दक्षता का जाल कहते हैं, और यहीं से वे आधुनिक उत्पादकता की सबसे बड़ी भूल का विश्लेषण शुरू करते हैं। अब लेखक हमें उस जाल के भीतर ले जाते हैं जिसमें आज लगभग पूरी दुनिया फंसी हुई है। ये जाल देखने में बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि इसका नाम है दक्षता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति कम समय में अधिक काम कर ले, वही सबसे सफल है। इसलिए हम लगातार अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक जीवन में अधिक दक्ष होना हमेशा अधिक स्वतंत्र होना नहीं होता। कई बार यही दक्षता हमें पहले से भी अधिक व्यस्त बना देती है। यही कारण है कि वे इसे द एफिशिएंसी ट्रैप यानी दक्षता का जाल कहते हैं। जरा एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी कार्यालय में पहले आप दिन भर में 20 ईमेल का उत्तर देते थे। फिर आपने कोई नई तकनीक सीखी और अब आप 50 ईमेल का उत्तर देने लगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि अब आपके पास अधिक खाली समय होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग समझ जाते हैं कि आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं। परिणाम, अब आपको पहले से कहीं अधिक ईमेल मिलने लगते हैं। आपने गति बढ़ाई, लेकिन काम उससे भी तेज गति से बढ़ गया। लेखक बताते हैं कि उनके साथ बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने इनबॉक्स जीरो नाम की प्रसिद्ध तकनीक अपनाई और अपने सारे ईमेल जल्दी जल्दी साफ करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इनबॉक्स पहले से भी अधिक भरने लगा, क्योंकि जैसे जैसे वे अधिक उपलब्ध दिखाई देने लगे, लोगों ने उन्हें और अधिक संदेश भेजने शुरू कर दिए। तब उन्हें समझ आया कि समस्या ईमेल की नहीं थी। समस्या ये थी कि अधिक दक्ष बनने से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है। यही सिद्धांत लगभग हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि कोई डॉक्टर बहुत तेजी से मरीज देखने लगे, तो अस्पताल उसे और मरीज दे देगा। यदि कोई कर्मचारी अपना काम समय से पहले समाप्त कर दे, तो उसके प्रबंधक उसे नई जिम्मेदारियां सौंप देंगे। यदि कोई व्यापारी अधिक ऑर्डर संभालने लगे, तो ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। यानी दक्षता कई बार खाली समय नहीं बनाती, बल्कि नई मांग पैदा करती है। लेखक कहते हैं कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर चलती है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, कंपनियां अधिक उत्पादन चाहती हैं, कर्मचारी अधिक तेजी से काम करने लगते हैं। फिर वही कंपनियां उनसे पहले से अधिक परिणामों की अपेक्षा करने लगती हैं। इसलिए तकनीक से बचा हुआ समय हमारे पास नहीं आता, बल्कि किसी नए लक्ष्य या नई जिम्मेदारी में बदल जाता है। यही लेखक अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी का उल्लेख करते हैं। उन्होंने
लगभग 100 वर्ष पहले कहा था कि तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि भविष्य में लोगों को सप्ताह में केवल 15 घंटे काम करना पड़ेगा। बाकी समय वे आराम करेंगे, सीखेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी निकली। तकनीक बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, फिर भी लोगों का काम कम नहीं हुआ। उल्टा, व्यस्त रहना ही सफलता का प्रतीक बन गया। आज यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसके पास बहुत खाली समय है, तो लोग कई बार उसे सफल नहीं बल्कि निकम्मा समझ लेते हैं। लेखक अब एक और गहरे प्रश्न की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वे कहते हैं कि असली समस्या केवल ये नहीं कि हम बहुत काम करते हैं, उससे भी बड़ी समस्या ये है कि हम अक्सर गलत कामों में व्यस्त रहते हैं। दिन भर भागदौड़ करने के बाद भी रात को हमें लगता है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण था वो आज भी नहीं हो पाया। यही कारण है कि हम भीतर से संतुष्ट नहीं होते। इसे समझने के लिए लेखक एक बेहद मानवीय भावना का वर्णन करते हैं। लगभग हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं ये इच्छा होती है कि वह अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाए। कोई अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहता है, कोई प्रकृति के बीच रहना चाहता है, कोई संगीत सीखना चाहता है, कोई समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन पूरा दिन छोटे छोटे तात्कालिक कामों में निकल जाता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि पहले इन कामों को निपटा लें, फिर उन महत्वपूर्ण चीजों की ओर लौटेंगे, लेकिन वो समय कभी आता ही नहीं। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम वर्तमान को केवल भविष्य की तैयारी बना देते हैं। हम हर काम इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में कभी आराम मिलेगा, लेकिन जब भविष्य आता है तब तक नई जिम्मेदारियां जन्म ले चुकी होती है। इसलिए मन हमेशा भविष्य में ही अटका रहता है। वर्तमान केवल एक सीढ़ी बनकर रह जाता है। अब लेखक अपने जीवन का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि उनकी उत्पादकता की दीवानगी केवल काम करने की इच्छा नहीं थी, उसके पीछे एक भावनात्मक कारण छिपा था। वे ये महसूस करना चाहते थे कि उनका करियर पूरी तरह सुरक्षित है, उनका भविष्य नियंत्रण में है और उन्हें जीवन के कठिन निर्णयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जितना अधिक वे नियंत्रण पाने की कोशिश करते गए, उतना ही अधिक तनाव बढ़ता गया। इसी दौरान उन्हें यह भी समझ आया कि लगातार व्यस्त रहना कई बार एक प्रकार का मानसिक बचाव होता है। यदि मन हर समय काम में लगा रहे तो उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं वास्तव में किस दिशा में जा रहा हूं। क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं? क्या मैं सही रिश्तों में हूं? क्या मैं सही काम कर रहा हूं? व्यस्तता इन कठिन प्रश्नों को कुछ समय के लिए दबा देती है, लेकिन समाप्त नहीं करती। लेखक आगे बताते हैं कि यही कारण है कि बहुत से लोग महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं। वे कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, लेकिन वर्षों तक केवल योजना बनाते रहते हैं। वे व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पहले सही समय का इंतजार करते हैं। वे किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन सही अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वास्तव में वे असफलता से नहीं, बल्कि वास्तविकता का सामना करने से डर रहे होते हैं। यही लेखक एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य हर काम पूरा करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम अपने सीमित समय का उपयोग उन चीजों पर करें जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि बहुत सी चीजें हमेशा अधूरी रहेंगी, तब तक हम लगातार अपराधबोध और तनाव में जीते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेंगे कि सब कुछ करना असंभव है, उसी दिन पहली बार हम ये चुन पाएंगे कि वास्तव में क्या करना सबसे अधिक आवश्यक है। यही स्वीकार्यता आगे चलकर लेखक को अगले अध्याय में टालमटोल, चुनाव और वास्तविक प्राथमिकताओं की गहराई तक ले जाती है। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव अक्सर किसी नई तकनीक से नहीं आता, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से आता है। लेखक अब तक हमें ये समझा चुके हैं कि समय को पूरी तरह नियंत्रित करने की हमारी इच्छा ही अधिकांश तनाव का कारण है। अब वे पुस्तक के शेष अध्यायों में बताते हैं कि यदि नियंत्रण ही समाधान नहीं है,
तो फिर सही रास्ता क्या है? उनका उत्तर है, जीवन को जीतने की कोशिश मत कीजिए, उसे पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखिए। यही इस पुस्तक का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। लेखक सबसे पहले कहते हैं कि हम बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो समय की कमी हमेशा वास्तविक नहीं होती। हर दिन हम 24 घंटे जीते हैं, बदलती है केवल हमारी प्राथमिकताएं। सच ये है कि जब भी हम किसी एक काम को चुनते हैं, उसी क्षण हम बाकी सभी संभावित कामों को छोड़ रहे होते हैं। इसलिए समय नहीं मिला का अर्थ कई बार मैंने किसी दूसरी चीज को प्राथमिकता दी होता है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इसी सत्य को स्वीकार करने से व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। इसके बाद लेखक वर्तमान में उपस्थित रहने की बात करते हैं। हमारा अधिकांश जीवन या तो बीते हुए कल की चिंता में निकल जाता है या आने वाले कल की योजना में। हम खाना खाते समय अगले काम के बारे में सोचते हैं, छुट्टी पर भी ऑफिस के संदेश देखते रहते हैं, परिवार के साथ बैठकर भी मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। लेखक कहते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही अनुभव किया जा सकता है। यदि वर्तमान लगातार भविष्य की तैयारी बनकर रह जाएगा, तो चाहे हम कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, संतोष कभी नहीं मिलेगा। यही वे आराम के महत्व पर भी जोर देते हैं। आधुनिक संस्कृति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर खाली मिनट का उपयोग करना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि विश्राम कोई इनाम नहीं है जिसे केवल सारे काम पूरे होने के बाद मिलना चाहिए। आराम स्वयं एक मानवीय आवश्यकता है। जिस प्रकार शरीर बिना नींद के स्वस्थ नहीं रह सकता, उसी प्रकार मन बिना विश्राम के स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। लगातार काम करते रहने वाला व्यक्ति अधिक सफल नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और आनंद तीनों खो देता है। फिर लेखक अधीरता की उस आदत का वर्णन करते हैं जो आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हमें हर परिणाम तुरंत चाहिए। इंटरनेट धीमा हो तो चिढ़ जाते हैं, व्यवसाय तुरंत सफल नहीं हुआ तो दिशा बदल देते हैं, व्यायाम शुरू किया और एक महीने में शरीर नहीं बदला तो छोड़ देते हैं। लेखक याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजों की अपनी गति होती है। एक पौधा रोज खींचने से तेज नहीं बढ़ता, एक रिश्ता समय मांगता है, किसी कला में महारत वर्षों की साधना मांगती है। कुछ प्रक्रियाओं का सम्मान तभी किया जा सकता है जब हम उनकी स्वाभाविक गति को स्वीकार करें। इसके बाद वे दृढ़ता की बात करते हैं। आज की दुनिया में हर नया अवसर हमें आकर्षित करता है। नया व्यवसाय, नया कोर्स, नई तकनीक, नया लक्ष्य। परिणाम यह होता है कि हम बार बार रास्ता बदलते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि अक्सर सफलता का रहस्य अधिक विकल्प खोजने में नहीं, बल्कि चुने हुए रास्ते पर पर्याप्त समय तक टिके रहने में होता है। हर महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे लंबा धैर्य छिपा होता है। लेखक डिजिटल जीवन की भी गहराई से चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमें दुनिया से जोड़ा जरूर है, लेकिन कई बार उन्होंने हमारा ध्यान हमसे छीन लिया है। हमारा समय उन कंपनियों के लिए सबसे मूल्यवान संसाधन है जो चाहती है कि हम जितनी देर संभव हो उनकी स्क्रीन पर बने रहें। इसलिए यदि हम अपने ध्यान की रक्षा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी दूसरों की प्राथमिकताओं के अनुसार चलने लगेगी। सचेत होकर तकनीक का उपयोग करना आज केवल सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का प्रश्न बन चुका है। इसके बाद लेखक एक अत्यंत रोचक विचार रखते हैं, जिसे वे लगभग एक मानसिक चिकित्सा की तरह प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यदि कभी आपको लगे कि आपके जीवन की समस्याएं असहनीय हैं, तो ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचिए। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और अरबों तारों के बीच हमारा जीवन एक छोटी सी चमक जैसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा जीवन महत्वहीन है। इसका अर्थ ये है कि हम अपने ऊपर जितना अनावश्यक दबाव डालते हैं, उसका बड़ा हिस्सा वास्तव में वास्तविकता से कहीं अधिक होता है। हर छोटी गलती, हर असफलता
और हर देरी को हम जीवन मरण का प्रश्न बना लेते हैं, जबकि समय के विशाल परिप्रेक्ष्य में वे उतनी निर्णायक नहीं होती। अंतिम अध्याय में लेखक कहते हैं कि मनुष्य होने का अर्थ ही सीमित होना है। केवल देवताओं के पास अनंत समय हो सकता है, मनुष्यों के पास नहीं। इसलिए अर्थपूर्ण जीवन वो नहीं है जिसमें सब कुछ हासिल कर लिया जाए, बल्कि वह है जिसमें सीमित समय के भीतर सही चीजों को पूरी ईमानदारी से जिया जाए। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। वो हर अवसर के पीछे नहीं भागता, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि उसका समय अमूल्य है, इसलिए उसे वही चीजें चुननी है जो उसके मूल्यों के सबसे निकट है। पुस्तक के अंत में लेखक कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। उनका सार यह है कि अपने जीवन को इतना मत भरिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए जगह ही न बचे। कुछ काम जानबूझकर अधूरे छोड़ना सीखिए। हर निमंत्रण स्वीकार मत कीजिए। हर अवसर पकड़ना आवश्यक नहीं है। अपने दिन में खाली स्थान रखिए। गहरे संबंधों के लिए समय निकालिए। अपने ध्यान की रक्षा कीजिए। और सबसे बढ़कर यह भ्रम छोड़ दीजिए कि एक दिन सब कुछ पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। और यही सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि उसी क्षण से आप वास्तव में जीना शुरू कर सकते हैं। यही इस पूरी पुस्तक का सार है। हमारे पास केवल लगभग 4000 सप्ताह है, इसलिए जीवन का उद्देश्य हर मिनट को भर देना नहीं, बल्कि हर महत्वपूर्ण क्षण को सचेत होकर जीना है। समय को हराने की कोशिश मत कीजिए। उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी मत कीजिए। उसकी सीमाओं को स्वीकार कीजिए, क्योंकि उन्हीं सीमाओं के भीतर एक अर्थपूर्ण, शांत और संतुष्ट जीवन छिपा हुआ है।